नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता एग्जाम क्लियर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए आज फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित लेकर उपस्थित हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल क्यों ओने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो यहाँ पर हुआ है क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों पीछे की ओर खींचकर हाथ को तब पकड़ता है। तो ऑप्शन है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बॉल त्वरित स्थिति में आ जाती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जब क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो गेंद आता है तो गेंद को वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है ताकि गेंद जो है वो आसानी से उधर से बल लगाए, और आप हाथ आगे जो बढ़ाते हैं तो आपके हाथ में चोट कम लगता है। तो वहीं कहा गया है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को क्यों पीछे ले जाता है। तो क्यों ले जाता है, वो बाल विश्राम की स्थिति में आ जाए। तो बाल स्थिति के विश्राम की स्थिति में आ जाती है तो खिलाड़ी को पकड़ने में चोट नहीं लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है। यहाँ पर बल गुणनफल है, बल किसके गुणनफल से बल का फार्मूला बनता है। तो बल बराबर होता है एफ बराबर एम ए होता है। यम क्या है, यम द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, यम द्रव्यमान होता है, और ये जो है एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। तो हमें बताना है बल बराबर क्या होता है एफ। तो ये यहाँ पर द्रव्यमान इंटू त्वरण किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं। जब कोई व्यक्ति है जो जाता है तो वो चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन है आपके पास पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर बात है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या उपस्थित होता है, शरीर में भार घट बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि मास जो है, द्रव्यमान है, वो कहीं पर भी नहीं घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ भार घटेगा और बढ़ेगा, मास में कोई चेंज नहीं होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी में के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जी के मान ऑप्शन है बढ़ता है कि घटता है, वही बना रहता है या 45 अंश अक्षांश तक घटता है। तो हमें जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमें स्मॉल जी का जो मान है वो बढ़ता है। तो स्मॉल जी का मान बढ़ता है। स्मॉल जी यहाँ पर क्या शो करता है, गुरुत्वीय त्वरण, और स्मॉल जी का मान जो होता है कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का जो हमारा शरीर का वजन है वो पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों एक समान होता है। ऑप्शन बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो जो शरीर का हमारा वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है,
जब हम ध्रुव पर जाते हैं तो हमारे शरीर का वजन अधिकतम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा काफी सतह पर अधिक ऊंचा हो, क्यों उछल सकता है? जब व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा के ककी सतह पर अधिक ऊंचा हो तो क्यों चल सकता है? तो हमें ऑप्शन है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी है चंद्रमा कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन सी है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुआ है पृथ्वी की सतह की तुलना में, तो चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आंसर इसका सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो हमें बताना है कि जैसे अगर 20 केजी वजन है तो जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो हमें यहाँ पर किया गया कार्य क्या है? हम तो कुछ नहीं है, कार्य बराबर को ही होता है, तो हमें किया गया कार्य पूछा है। तो कार्य यहाँ पर क्या होगा? जब हम 20 केजी का वजन ज़मीन के ऊपर 1 मीटर रखे हैं तो ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या कुछ तो कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा? हमारा किया गया कार्य शून्य होगा, शून्य जूल होगा। कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो क्या करता है? ऑप्शन है कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी है ऋणात्मक कार्य करता है, ऑप्शन सी है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और ऑप्शन डी है अधिकतम कार्य। तो जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तो आप देखे होंगे जब आप किसी दीवार को कोई व्यक्ति धक्का दे पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो उसका कार्य किया गया कार्य क्या होगा? तो उसका कार्य क्या होगा? जब दीवार को आप ढकेलेंगे तो दीवार इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है और क्यों? जब पहाड़ी पर आप चलते हैं तो व्यक्ति आगे की ओर झुक कर तब पहाड़ पर चढ़ता है। तो ऑप्शन है कि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बात है कि जब आप पहाड़ पर करते हैं कि आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको स्थायित्व बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जब स्थायित्व आप बढ़ा लेते हैं तो आप आसानी से पहाड़ को चढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि? जो देखे होंगे आपकी जो पीसा होती है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है वो तिरछी होती है बट गिरती नहीं है, क्यों? ऑप्शन है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी है इसे गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, ऑप्शन सी है इसकी पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, और ऑप्शन डी है यह एक आश्चर्य है। तो आप देखे होंगे जब तिरछा मीनार होता है फिर भी नहीं गिरता है, तो उसमें क्या होता है? इसके गुरुत्व जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगर आधार से होकर जाती है इसीलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो होती है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से है। अगला क्वेश्चन है
कि जाड़े की रात में अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जब आप देखे हैं कि जब जाड़ा रात में अधिक पड़ता है तो ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो होती है वो फट जाती है। तो ऑप्शन है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तो उसकी कठोरता पाइप तो तोड़ देती है। ऑप्शन डी है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अब ऑप्शन डी है कि जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाता है। अब ये देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में जब आपका रात के समय बर्फ़ जम जाता है तो पाइप फट जाता है। क्यों फट जाता है? तो पाइप क्यों फट जाता है कि जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है, पाइप का आयतन होता है, उसमें बढ़ जाता है बर्फ़ का आयतन। उससे बर्फ़ को जगह कम मिलती है जिससे वो पाइप फट जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डाठ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? जब आप ठंडी के मौसम में पानी में भरे होंगे तो बोतल भी कड़क हो जाती है, तो टूट जाती है, क्यों? ऑप्शन ए है कि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ पर बात हुआ है बोतल में जमने पर। तो बोतल में जब जमता है तो जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के आयतन में जब क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो ऑप्शन है आपके पास ए, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और ऑप्शन डी है कि पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर जल के आयतन में क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन पहले तो घटेगा, बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से और एक ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक झील है, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? जब एक झील में कोई नाव तैरती है तो नाव के लिए द्वारा विस्थापित पानी का भार का कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है नाव के भार से कम, ऑप्शन बी है नाव के भार से ज़्यादा, ऑप्शन सी है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ऑप्शन डी है नाव के भार के बराबर। तो इसका आंसर जब देखे होंगे कि अब किसी झील में नाव तैरता है तो नाव जो होता है वो नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके LPCBT 2 में पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा दिया जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जब देखे होंगे कि मान लीजिए कोई कालीन है, कालीन को मतलब कोई अगर मान लीजिए कंबल उम्बल ले लीजिए, उसकी सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से जो निकलते हैं गर्दा वर्दा, उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन है कि गति का पहला नियम, ऑप्शन बी है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम, और ऑप्शन डी है गति के पहले और दूसरे का संयोजन। तो हम जब कंबल होता है अगर उसमें पीटेंगे हैं किसी छड़ी से तो उसमें गर्दा निकलता है, तो वो कौन सा नियम लगता है? वहाँ पर गति का पहला नियम लगता है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है
कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? अगर मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं लेकिन बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है कि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी है सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हमें अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बात होता है कि जब हम चाहते हैं अगर सड़क के चलने की अपेक्षा हम बर्फ़ पर क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पर हमें घर्षण नहीं मिल पाता है। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होती है, क्यों? जो रोड़ी युक्त होता है उसका भी सड़क की तुलना में चलना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन में ये है कि बर्फ मुलायम या स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। ऑप्शन बी है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी है बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बात है कि जब रोड़ी की तुलना में हम सड़क की तुलना में चलने पर थोड़ा नहीं चल पाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्यों? जब लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र होता है उसको आप खींचेंगे ना तो खींचने के जगह आप उसको लुढ़कना आसान मतलब आसानी से चल जाता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपके पास जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलने अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन सी है कि खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त विकल्प में कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। क्या होगा? लुढ़कते की अवस्था घर्षण बल की फिसलने अवस्था के घर्षण की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलना हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी है इसमें चलना हुआ तो जहाज में समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना होगा। ऑप्शन बी है थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी है थोड़ा नीचे आएगा। ऑप्शन डी है ऊपर या नीचे होफा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो जब एक नदी में चलना हुआ है तो जहाज समुद्र से आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? क्या होगा? जहाज का थोड़ा ऊपर आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? जो लोहा होता है कील होता है, कील मतलब काटी, जो काटी होता है दीवार में ठोकते हैं ना, तो जो कील होता है उसको अगर आप पारे में करेंगे तो तैरता है लेकिन जल में डूब जाता है, क्यों? ऑप्शन ए है तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरते हैं जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ऑप्शन है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। तो लोहे की कील पारे में क्यों डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा है बताइए फ्रेंड्स। इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप 20 में कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि मैं इसी तरह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहूँगा। तो आप वीडियो को एग्जाम के लिए को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।